आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आपके हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वर्ण, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपका जो भी जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट लेंगे तो इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है आपका बुक वाला, ठीक है, एक होता है आपके बुक वाला पार्ट, और एक होता है आपके व्याकरण खंड, ठीक है, एक होगा आपका व्याकरण खंड। तो व्याकरण जो होता है ये सभी क्लास का सेम होगा, लगभग सेम चीजें चलता है। जैसा नाउन का जो आप डिफिनीशन पढ़ लिए या इसमें वर्ण का जो पढ़ लिए, वो किसी भी क्लास में आप जाएंगे तो वो सेम चीजें रहेगा। तो इसलिए अगर आप में हिंदी व्याकरण अगर किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपके सभी क्लास में काम आने जा रहा है। तो ये मुख्य इसमें वही प्रश्न पे हम लोग फोकस है जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहा है प्रश्न, उसी प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपका भी चाहे आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जाना है या इंटर में, अगर आपका हिंदी एक सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसमें वर्ण होगा ही। तो वर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न और कौन सा प्रश्न मतलब कि जो भी प्रश्न लेंगे सिर्फ ये नहीं जानेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, क्यों सही होगा, ताकि वो चीजें हमारा उसका थ्योरी पूरा रिवीजन हो, और बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। तो आइए देखते हैं, एक एक प्रश्न आएगा, आप भी कभी भी क्लास को देखिए उत्तर दीजिएगा, और नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा तो याद करते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न ये रहा, कह रहा है पहला प्रश्न आपसे कि ब का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। उच्चारण स्थान से देखिए खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान क्या होता है कि ब को कहां से हम लोग मतलब बोल पा रहे हैं, तो ये तो उच्चारण करके आप देख सकते हैं। प फ ब मतलब जितने भी प वर्ग होते हैं, प वर्ग का मतलब प वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, जैसे अपना प हो गया, फिर अपना फ हो गया, प भ, ठीक है। तो इस इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओठ मतलब कि अगर आप ये कोशिश करें कि बिना ओठ को सटाए हुए आप ब का प का उच्चारण कर दे, संभव नहीं है। तो दोनों ओठ सट रहा है, इसलिए उच्चारण इसका स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब इसमें आइए और सब ऑप्शन क्यों सही नहीं है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसा कि मैंने सही उत्तर बताया कि यहाँ पे उत्तर क्या था हमारा, ओठ था, क्योंकि वही चीजें यहाँ पे रिपीट करा जो मैंने बताया कि प वर्ग में कोई भी अब आपसे वर्ण पूछ दे, प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण सीधे हमारे दोनों होठ के परस्पर जुड़ने से होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य ध्वनि या ओष्ठ्य वर्ण बोला जाता है। वही चीजें यहाँ पे बताया जाए, ट्रिक वही है कि आप बोलकर देखेंगे, अगर उसमें मतलब कि कहने का मतलब है कि बिना अगर आप सोचे कि बिना ओठ सटाया प फ ब भ म इसमें से कोई भी आप बोले तो ये संभव नहीं है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है। अच्छा फिर यहाँ पे बताए बाकी मतलब जो ऑप्शन था वो क्यों गलत था, तो दंत से मतलब त वर्ग में कुछ भी पूछे, त थ द ध कुछ भी, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, मतलब दांत का इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। फिर अपना तालु से, तो जो भी च वर्ग पूछे मतलब च छ ज झ कुछ भी पूछे तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तो यहां से भी प्रश्न आएगा तो आसानी से आप यहां से मतलब कि उत्तर दे सकते हैं। क वर्ग तो आप जानते होंगे, क वर्ग मतलब क ख ग कुछ भी पूछे तो एक कंठ वर्ण है, अर्थात कि इसका उच्चारण स्थान कहां से हम लोग करते हैं, कंठ से करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर वर्ण की संख्या कितना है। तो ये तो बहुवर टाइप प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितना स्वर है, कहेंगे सर 11 है। कितना है, 11। आइए देखते हैं कौन कौन सा स्वर वर्ण है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है, 11 स्वर वर्ण है। तो जो हिंदी वर्णमाला में अ आ ई से लेकर यहाँ पे अ तक है, इसे ही मुख्य स्वर वर्ण माना गया, जिसकी संख्या क्या है, 11 है। और अन और अह भी आता है वर्णमाला में, ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अन और अह भी आता है। फिर री भी आता है, तो री वगैरह तो संयुक्त अक्षर है। तो अन जो अ है इसको 11 में शामिल नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। तो जब भी पूछेगा अयोगवाह की संख्या कितना है तो आप क्या कहेंगे, 2 है। कौन कौन है, तो अन और अ, और बाकी अ से लेकर यहाँ पे आ, छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ सभी क्या है आपके, ये स्वर वर्ण माने गए, जिनकी संख्या कितना है, 11 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और संस्कृत में देखिए स्वर्ण वर्ण की संख्या अलग होता है, लेकिन हिंदी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी में कितना है, 11 है। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे घ वर्ण का उच्चारण स्थान। तो अभी पहले प्रश्न में चर्चा कर रहे थे क ख ग घ कुछ भी पूछे तो सबका उच्चारण क वर्ग का कहां से होता है, कंठ से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अर्थात कि कंठ से। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में।
तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या था हमारा, कंठ था। तो वही चीजें बताया जा रहा है कि जो क ख ग पूरा जो क वर्ग है उसका उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से करते हैं। और तालु से किसका करते हैं, च वर्ग का। और दंत से द वर्ग का। और मूर्धा से करते हैं ट वर्ग का। ट वर्ग मतलब ट ठ ड जो भी आएगा उसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, मूर्धा से। मूर्धा से उसका उच्चारण स्थान हम लोग मतलब कि अच्छा यहाँ पे देखिए। और कंठ ध्वनि में मतलब कि ये तो क ख ग घ हम लोग पढ़े तो व्यंजन वर्ण है। इसके अलावा कंठ से किसका उच्चारण करते हैं, तो स्वर वर्ण में जाएंगे तो अ और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है। अच्छा, ह का भी उच्चारण स्थान कंठ है। मतलब अ आ ह और क वर्ग में जितने वर्ण है सबका उच्चारण स्थान क्या है हमारा, कंठ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसलिए मैं बताया कि इसके आसपास भी जो प्रश्न बन सकता है वो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ल है। देख रहे हैं कौन सा है, ल है। और कौन कौन सा अंतस्थ व्यंजन है आइए देखते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन से भी खूब प्रश्न आता है। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन सा है, ल है, इसमें से याद रखेंगे। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो य र ल और व, ये चार जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और क जो है आपका कौन सा व्यंजन है, तो अस्पर्श व्यंजन है। तो क जब भी पूछे तो याद रखिएगा ये कौन सा व्यंजन है, अस्पर्श व्यंजन है। ठीक है, सभी प्रश्न बन सकता है तो इसको भी याद करते चलिएगा। और स जो ऑप्शन में था स, तो स क्या है हमारा, उष्ण व्यंजन है, क्योंकि इसको बोलने में उष्मा की उत्पत्ति होती है इसलिए उष्ण व्यंजन है। अच्छा, फिर हमारा च था, तो च भी क्या है अपना, अस्पर्श व्यंजन है। च भी क्या है, अस्पर्श व्यंजन है। ठीक है, य और व को हिंदी में अर्ध स्वर कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया। य और व पूछेगा ये कौन सा व्यंजन है, तो ये जो है अर्ध स्वर है। क्या है आपका, अर्ध स्वर है। ठीक है, तो यहां से सभी प्रश्न बन सकता है कि आपका जो हिंदी वर्णमाला में कितने आपके अंतस्थ व्यंजन है, तो चार, य और ल व। और क कौन सा व्यंजन है, तो अस्पर्श व्यंजन है। आपका च भी है। और स उस व्यंजन है। य और व को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है वर्ण के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्ण को जब हम क्रमबद्ध और एक रूप में व्यवस्थित करेंगे तो वही तो है वर्णमाला, उसे क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलते हैं। तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं सर, वर्णमाला बोलते हैं। वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी भाषा के वर्ण को व्यवस्थित, सार्थक और कर्म अनुसार समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला, जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट। और वर्णों के मिल से शब्द बनता है। जो शब्द पूछा था तो शब्द ऑप्शन कब सही होता है, जब वर्ण का मेल कहता है। और शब्द के मिल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। और संज्ञा आप समझ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदी की मानक वर्णमाला देवनागरी, मतलब ये भी पूछता है कि हिंदी जो हम लोग जो भी ये हिंदी लिखा गया है इसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी से। अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। ये किस लिपि में लिखा है, तो देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि में ध्वनि पूछे, टोटल ध्वनि स्वर वर्ण सभी चीजें मिला दे तो 52 होगा। कितना होगा, 52। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। पर आपसे छ का वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है, ये 6 नंबर प्रश्न है। तो छ देखिए बनता है आपके यहाँ पे देखिएगा क और स से। ठीक है, क और स से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ऐसे भी यहाँ पे आप देखेंगे छ को हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं KSHA। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के, तो के से हमारा क्या हो गया, क हो गया। एस से क्या हो गया, स हो गया। तो अंग्रेजी में ए से इसमें हलंत लगाएंगे तो अ हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी देखेंगे तो वही चीज है। तो ऑप्शन फिलहाल ए सही उत्तर था 6 नंबर प्रश्न का। अब देखिए यहाँ पे वही एक क प्लस स से क्या बना है हमारा, छ बना है। क्या बना है, छ। और वही चीजें बताया था, छ क्या है, तो एक संयुक्त व्यंजन है। छ क्या है सर, संयुक्त व्यंजन है। क्यों, क्योंकि दो व्यंजन के मेल से बना है, इसलिए क्या है हमारा, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन ये है आपका छ। ठीक है, क हलंत से युक्त होता है और मूर्धन्य स के संयोग से छ बनता है। और बाकी यहाँ पे वही चीजें जो मैंने बताया वही है कि आपका जो अंग्रेजी में भी आप देखेंगे तो के से क होगा, वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। और हिंदी में कुल 4 संयुक्त, अगर संयुक्त व्यंजन संख्या व्यंजन वर्ण पूछेगा इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। एक हमारा छ है, एक त्र है, और एक ज्ञ है, और एक स्र है। ये 4 जो है आपकी हिंदी में संयुक्त व्यंजन वर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
पर आपसे कि ध वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उसी समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ग जितने होंगे त थ द ध सबका उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत होगा। तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद रखिए। ठीक है, तो वर्ग जितने होंगे उनका सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। वही चीजें ध जो है तो वर्ग में आता है, तो थ द ध न सभी तो वर्ग के वर्ण है, और इसका उच्चारण स्थान जीभ जो है कहां से टकराएगा, मतलब जीभ अगर आप सोचे कि बिना दांत से सटे हुए आप इसका उच्चारण करें, संभव नहीं है, तो इसलिए से क्या बोलते हैं हम लोग, दंत वर्ग। और बाकी जो ऑप्शन था तालु था, तो च वर्ग का है, कई बार चर्चा कर चुके हैं। ओष्ठ जो है प वर्ग का है, कंठ जो है क वर्ग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा मतलब तो वर्ग के अलावा तो थ द ध न, इसके अलावा जो है ल हो आपका या स, इसका भी उच्चारण स्थान अगर पूछे तो दंत ही होता है। तो ये भी याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। अब ये वो तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान था, अब स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान से प्रश्न है। अगर आपसे कि ए और ऐ कंठ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, तो ए और ऐ ऐसे बोलेंगे तो इसमें देखिए सीधे कहीं पे भी जीभ नहीं टकरा रहा, मतलब कंठ से ध्वनि निकल रहा है, तो ये कंठ है और तालु का इसमें यूज होता है, तो कंठ तालु वर्ण है। ठीक है, कंठ और तालु दोनों के मिला के इसका उच्चारण करते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो वही चीज है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, कंठ और तालु से है, क्योंकि ए का जो निर्माण हुआ है वो ए का निर्माण किससे हुआ है, अ और आ से। किससे हुआ है, अ और आ के मिलने से ए बना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और ए और ई और बड़े ई, ठीक है, मतलब ए अ और जो बड़ा ए है आपका, तो ई और बड़ी ई, तो तालु के संयोग से हुआ, तो इनका आचरण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ से ए बनाई तालु से, तो कंठ तालु हो जाता है। ठीक है, बाकी वर्ण जो कर है, बाकी विकल्प क्यों गलत है, तो वो और जो वही चीज है कि मतलब दांत से नहीं बोला जाता है, तो सीधे इसका उच्चारण स्थान किससे होगा, आपके कंठ और तालु के मिलान। ये संस्कृत का सूत्र है जिसको आप याद रख सकते हैं। चलिए फिलहाल याद रखिएगा, कंठ और तालु का से दोनों को मिला के इसका उच्चारण होता है। कह रहा है हिंदी व्याकरण में व्यंजन की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो हिंदी व्याकरण में व्यंजन की कुल संख्या कितना है, 33 है। कितना है सर, 33। ऑप्शन बी याद रखेंगे। स्वर वर्ण पूछेगा तो 11, व्यंजन वर्ण पूछेगा तो 33। देखिए कहां से कह रहा है, कैसे 33 है, तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या 33 में 25 अस्पर्श व्यंजन है। ठीक है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है, तो सब मिला देंगे तो 33 हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो स्पर्श व्यंजन कितना है आपका, 25 है। अंतस्थ व्यंजन पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी संख्या कितनी है, 4। और फिर ऊष्म व्यंजन पूछेगा तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। और यहाँ पे वही चीज है कि 11 स्वर्ण है और 52 जो है कुल वर्ण की संख्या हो जाएगा। व्यंजन वर्ण कितना है, 33 और 11 स्वर वर्ण। कुल पूछेगा तो आपका मतलब कि कुल पूछेगा तो आपका हो जाएगा 52। और यहाँ पे बता रहा है कि द्विगुण व्यंजन पूछेगा तो द्विगुण व्यंजन का उदाहरण बताइए, तो ढ और ढ, ड और हमारा ढ जो है ये द्विगुण व्यंजन वर्ण है, तो इसको भी अगर जोड़ लेंगे तब हमारा संख्या कितना हो जाएगा, तो तभी 33 ही रहेगा। ठीक है, तभी 33 ही आपको सही उत्तर करके आना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है, सौ जो है तीनों सौ दिया है और ह वर्ण को व्याकरण में क्या कहते हैं, तो तीनों सौ है और ह, तो इसका जब उच्चारण करते हैं तो अंदर से ऊष्मा निकलता है, तो इसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन है सर, ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 10 नंबर प्रश्न का। अब यहाँ पे देखिए वही चीज है, ऊष्म व्यंजन इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्पत्ति होता है बोलते समय। अब यहाँ पे चीजें बताया जा रहा है, वही चीजें कि जो तीनों स है और ह का हम लोग उच्चारण करेंगे, मतलब तालव्य स, दंत स और मूर्धन्य स। और देखिए इसका भी नाम है मूर्धन्य स, क्यों कहते हैं, क्योंकि मूर्धा से उच्चारण हो रहा है। तालव्य स क्योंकि तालु से, दंत स क्योंकि दांत से उच्चारण हो रहा है, नाम इसका उच्चारण स्थान के अनुसार ही है। तो जब भी बोलते हैं तो हवा जो है, गर्म हवा उष्मा बाहर निकलती है, इसी कारण से क्या बोलते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। और वहीं क से लेकर म जो है स्पर्श व्यंजन है, य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, छ त्र ज्ञ स्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, और इसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसको बोलने में संघर्ष करना पड़ता है।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वर्ण वर्ण। उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं हम अपना स्वर्ण वर्ण। जिस मतलब ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े वो स्वर्ण वर्ण है। स्वर वर्ण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ओ आ, छोटी ई, बड़ी, बाकी विकल्प क्यों गलत, बाकी व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए रहा, कह रहा है अगला प्रश्न आपसे कि जो छोटी ई और बड़ी ही है इसकी उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए छोटी ई बड़ी ई ऐसा हम लोग बोल रहे हैं और दीर्घ ई, तो दोनों में क्या है, तालु का उच्चारण कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बोल के आप देख सकते हैं किसका मतलब कहाँ का यूज हो रहा है, वहीं उसका उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है तालु होता है, कि ये संस्कृत का सूत्र है, ठीक है। देखिए समास का, आपका वर्ण का, संधि का, सबका संस्कृत में सूत्र होता है। तो इसमें ई जो है हमारा छोटी ई और बड़ी ई और इसके साथ पूरा च वर्ग, ठीक है, और य और तालव्य स जो है इस सब का उच्चारण स्थान तालु है। सबका उच्चारण स्थान क्या है हमारा, तालु है। तो कुछ भी पूछे, दोनों ई च वर्ग य और स कुछ भी पूछे तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। चलिए, और वही चीजें यहाँ पे बता रहा है कि स को तालव्य स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, जो मैं अभी बता रहा था पिछले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे तो का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो थ द कुछ भी आए दंत आपको उत्तर कर देना है। क्या करना है सर, दंत। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वही चीजें बता रहा है, दंत होगा, ठीक है। कंठ से होता है क वर्ग का, मूर्धा से ट वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। मतलब री का उच्चारण हम लोग कहां से करते हैं, तो मूर्धा से। री का उच्चारण कहां से करते हैं सर, मूर्धा से। याद करते चलिएगा, सारा प्रश्न जो आपके बिहार बोर्ड, मैट्रिक, इंटर बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो मूर्धा से हम लोग करते हैं री का उच्चारण। संस्कृत का सूत्र है री जो है, री पूरा, ठीक है, री एक स्वर वर्ण का, और ट वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे और र आ गया उसके साथ मूर्धन्य स आ गया, इसका नाम ही मूर्धन्य स पड़ा क्योंकि मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। इन सभी का उच्चारण मूर्धा से होता है, ठीक। तो जब भी पूछे आपसे री, चाहे ट वर्ग में कोई भी वर्ण दे दे, र या ताल मूर्धन्य स दे दे, तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। चलिए, री देखिए यहां बता रहा है कि री को हिंदी वर्णमाला में क्या मानते हैं, तत्सम स्वर, और इसका मुख्यतः जो है उपयोग हम लोग करते हैं संस्कृत शब्द को लिखने में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो अभी शुरू में ही चर्चा कर रहे थे कि दो हैं, अन और अ, इसे क्या बोलते हैं, अयोग वाह वर्ण बोला जाता है। देखिए यहाँ पे अन जो है अनुस्वार और अह जो है विसर्ग, इसको अयोग वर्ण का अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही पूर्णतः व्यंजन है, हमेशा स्वर के बाद आते हैं। तो अन जो है ना ही पूरा तरह से स्वर है, अ है और इसमें न भी, और ना ही पूरा तरह से व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। तो अयोगवाह जब भी पूछे तो दो है, अन और हमारा अ। कर ओ और औ जो है इसका उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ से और ओष्ठ से मिला के बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कंठोस्त्य वर्ण। तो ऑप्शन बी पे है, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिएगा, वही चीजें सही उत्तर बताया जा रहा है कि ओ और आ जो है कंठ से और उ और ओष्ठ से, तो ये दोनों को मिला के इसका उच्चारण होता है, इसलिए कंठ प्लस ओष्ठ से क्या बन जाएगा, कंठस्थ वर्ण। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए, और ओ और वही चीजें बता रहा है कि ओ जो मतलब ये बड़ा ओ है और औ है, तो इसका हम लोग संधि में जब जाएंगे तो गुण और वृद्धि संधि में इसका ज्यादातर यूज होगा। अब 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, करे च वर्ग का उच्चारण स्थान। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान कई बार चर्चा कर चुके हैं, क्या है हमारा, तालु है। क्या है सर, तालु है। ये तो देखते देखते आपको उत्तर कर देना है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान। और कंठ किसका है, तो क वर्ग का। ओष्ठ किसका है, तो प वर्ग का। दंत किसका है, तो आपका त वर्ग का। ठीक, तो यहां पे देख लीजिए तालु सही उत्तर दिया है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, तालु माना जाता है।
और वही चीजें बता रहा है कि क वर्ग का कंठ है और त वर्ग का दंत है और प वर्ग का ओष्ठ है। और च वर्ग को कभी कभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, तो च वर्ग है। तो ये भी यहां से भी प्रश्न बन सकता है, इसको याद रखना है। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पे स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर, 3। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कितने भेद होते हैं सर, 3। यहां पे देखिए, मात्रा या समय के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर जिसमें 1 मात्रा तो उच्चारण करने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे। प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्रा, जैसे ओईम हो गया प्लुत स्वर का उदाहरण। तो 2 मुख्य भेद होते हैं, हर्ष और दीर्घ। और सामान्य तौर पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसके 3 भेद उत्तर होंगे, ठीक है। तो मुख्यतः पूछे तो 2 और ऐसे सामान्य तौर पे प्रश्न पूछे तो 3 भेद होता है। तो हर्ष का मतलब जो छोटा स्वर हो गया, दीर्घ मतलब बड़ा, प्लुत मतलब सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं। और देखिए प्लुत जो स्वर है ना, तो इसका प्रयोग हिंदी में अब केवल किसी को पुकारने या नाटक वगैरह मतलब इसका लिखने में और हिंदी लिटरेचर में इसका यूज है। और ज्यादातर मतलब हिंदी का जो सामान्य हम लोग बुक पढ़ते हैं उसमें इसका यूज नहीं है। निम्नलिखित व्यंजन में से किसे महाप्राण ध्वनि माना जाता है। तो महाप्राण किसे बोलते हैं, ख को। इसमें देख लीजिए ख क्या है, महाप्राण ध्वनि है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ख। देखिए बताया जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु जो है मुंह से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, किसी भी वर्ग में जाएंगे तो उसका दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण वर्ण होता है। जैसे ख जो है क वर्ग का दूसरा वर्ण है, ठीक है। और क ग प जो है अपने आप में पहले और तीसरे वर्ण है, इसलिए अल्पप्राण। मतलब देखिए किसी भी वर्ण मतलब कोई भी वर्ग में जाएंगे, जैसे हमारा क वर्ग हो गया, इसको समझ लीजिएगा, ख वर्ग आपका, च वर्ग हो गया, ठीक है। कोई भी हम लोग वर्ग लेंगे, क वर्ग या आपका च वर्ग या आपका त वर्ग, तो इसका जो दूसरा और चौथा होगा ये हमेशा महाप्राण ध्वनि होता है, क्योंकि इसको उच्चारण करने में वायु जो है अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलेगा। और जो पहला और तीसरा रहेगा वो अल्प प्राण होगा, वो अल्प प्राण होगा, ठीक है। जैसे महाप्राण तो सम संख्या, सम संख्या के स्थान पे 2 4, क वर्ग में ख और घ। आपका सम संख्या में महाप्राण होगा। और सभी उस व्यंजन को भी महाप्राण के अंदर, तो उस व्यंजन भी जो स है आपका, तालव्य स, दंत स, आपका जो तीनों स है और ह है, ये भी महाप्राण में आते हैं। तो महाप्राण जब भी पूछे तो तीनों स और ह हमारा महाप्राण है। और कोई भी वर्ग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने क वर्ग ही लिखा, क ख ग घ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क जो है 1 नंबर पे है और ख 2 पे, 3 पे, 4 पे, इसी तरह आप लिख सकते हैं। अब एक वाला जो है 1 नंबर वाला और 3 नंबर वाला है, क्या है, अल्प प्राण है। मतलब कि क और ग क्या हो गए हमारे, अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण हो गए। और ख और घ 2 और 4 जो है ये महाप्राण है, क्या है, महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, तो अल्प प्राण ऐसे देखा जाए तो मतलब जिसको बोलने में मुंह से कम हवा निकले, महाप्राण जिसमें ज्यादा हवा निकले। तो महाप्राण पूछेगा तो तीनों स ह भी महाप्राण के उदाहरण है। और कोई भी वर्ग ले लेंगे तो उसमें जो आपका दूसरा और चौथा सम संख्या पर आएगा वो महाप्राण है, और जो विषम संख्या पर आएगा वो अल्प प्राण है। तो इससे आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण व्याकरण में क्या कहलाता है। तो यही तो कहलाता है अल्प प्राण। जब विषम संख्या आ गया, 3 और 5 क्या है, विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। अभी हम लोग डिटेल में पिछले प्रश्न में समझे, वही चीजें बता रहा है कि जो भी विषम संख्या होगा 1 3 5 वो क्या है, आपका अल्प प्राण है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी अंतस्थ व्यंजन है य और ल व, वो भी आपके अल्प प्राण में आते हैं, जो पिछले प्रश्न में हम लोग डिटेल में समझे हैं। कह रहा है आपसे कि यहाँ पे देखिए कि अंग, इ और अड़, न, म वर्णों को सामूहिक रूप से, मतलब हर एक क वर्ग, ख आपका, च वर्ग, त वर्ग में जो लास्ट वाला वर्ण है उसको हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अनुनासिक या पंचमा अक्षर।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक या पंचमा की पांचवा वर्ण है तो पंचमा अक्षर या अनुनासिक। अनुनासिक क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो ये पांचवा वर्ण है इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है, इसलिए बोलते हैं अनुनासिक। और चूंकि पांचवा वर्ण है इसलिए बोलते हैं पंचमा अक्षर। और ये जो भी पांचवा वर्ण है ये सभी स्पर्श व्यंजन तो है ही, लेकिन इनका विशिष्ट और सबसे सटीक वर्गीकरण क्या है, अनुनासिक के रूप में हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ए रहा, कह रहा है आपसे कि व वर्ण का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो व का उच्चारण स्थान व, ठीक है, व का ये पूछ रहा है, तो व का उच्चारण स्थान आपका होता है दांत और ओष्ठ। देखिए व हम लोग बोल रहे हैं तो दांत और ओष्ठ दोनों का उच्चारण हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं दंत ओष्ठ ये वर्ण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया भी गया है कि दंत ओष्ठ है, संस्कृत का यहाँ पे सूत्र है कि वह ही एक ऐसा अकेला वर्ण है जिसका स्थान क्या है, आपका उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों के मिलाने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, तो इसको ये प्रश्न ध्यान से समझ करके, क्योंकि एक ही वर्ण है आपका वह जिसका उच्चारण स्थान किससे होता है, दांत और ओठ दोनों के मिलाने से होता है, तो याद रखना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञ जो है ये देखिए यहाँ से ज और यहाँ पे ञ के संयोग से बना है, तो ऑप्शन ए ज प्लस ञ से क्या बनता है, ज्ञ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 23 नंबर प्रश्न का। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ज प्लस ञ के मिलाने से बना है। ज्ञ क्या है आपका एक संयुक्त व्यंजन वर्ण है जिसमें ज हलंत के साथ च वर्ग के पांचवा जब हम लोग पंचम अक्षर मिलाते हैं तो ज्ञ का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कह आपसे कि ह का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कई बार हम लोग अभी से चर्चा कर चुके हैं पीछे, ह जो है इसका ह आप बोल रहे हैं तो सीधे देखिए हवा कहां से आ रहा है, कंठ से, मतलब जीभ का कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, तो ये कंठ इसका उच्चारण स्थान है। ओ आ क वर्ग और जो ह है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। वही चीजें बता रहा है कि इसका जो है सीधे जो है गलास के रास्ते से इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। करें त्र वर्ग निम्नलिखित में से किन दो वर्णों के योग से बना है, तो त्र देखिए त प्लस र से बना है, किससे बना है, त प्लस र से त्र बनता है, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए आपको सही उत्तर याद रखना है कि तो जो है आधा तो त्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो हलंत और र को पूरा मिलाने से, और ये भी क्या है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ऐसे भी आप इंग्लिश से भी देख सकते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, 4 है। कई बार हम लोग पीछे भी चर्चा किए हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण घोष अर्थात की सघोष ध्वनि है, तो सघोष ध्वनि इसमें देखें तो ग है, देख ना ग को क्या बोलते हैं, सघोष ध्वनि का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में अगर कंपन पैदा हो उसे क्या बोलते हैं, घोष या स्वघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो स्वघोष होता है। ग क वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग में जो भी 3 पे 4 पे और 5 पे आएगा वो स्वघोष होगा, क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होता है, हमारा कंपन पैदा होता है, तो 3 4 5 जो है ये स्वघोष है। ठीक, बस इतना ही आपको याद रखना है, आसानी से एग्जाम में आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता, कंपन उत्पन्न होगा तो उसे घोष या स्वघोष कहेंगे, और जिसमें कंपन नहीं उत्पन्न होता उसे क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अघोष वर्ण बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कि वही चीज है कि जिनमें कंपन नहीं उत्पन्न होता वो अघोष, और कौन कौन वर्ग हो कौन कौन वर्ण बच जाएंगे, तो पहला और दूसरा पे जो आएगा वो अघोष हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा पे जो आएगा वो अघोष होगा, और तीनों स भी अघोष ध्वनि के ही उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। छोटी ऊ और बड़ा ऊ स्वर उच्चारण स्थान का मुख्य रूप से क्या है, मतलब छोटी ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण हम लोग कहां से करते हैं, तो ओष्ठ से। ठीक है, ऊ का उच्चारण कहां से करते हैं, ओष्ठ से, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखना है आपको। यहाँ पे देखिएगा संस्कृत का यह श्लोक बता रहा है कि इसका उच्चारण स्थान कहां से करते हैं, ऊठ से। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपसे 29 नंबर प्रश्न, देखिए क्या पूछा है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखें, चलिए अच्छा यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न थोड़ा, ठीक,
कह रहा है आपसे 29 नंबर प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यही जो चैप्टर पढ़े वर्ण या क्या बोलते हैं अक्षर, तो जो सार्थक है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग अक्षर बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई है जिसके अधिक टुकड़े खंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और शब्द क्या है, तो वर्णों के सार्थक मेल से बनेगा, वाक्य जो है शब्द से बनेगा, तो वर्ण ही सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है स्वर संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित में से किन दो वर्णों के मेल से बना होता है। स्वर जो है स और र के मिलने से बनता है, यहीं पे क्लियर है, स और र के मिलने से ये बन रहा है। इंग्लिश स्पेलिंग से भी आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए स्वर जो है श्री श्रम एक संयुक्त व्यंजन है और ये स और र के मिलने से स्र बनता है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको 30 प्रश्न बताया, यहाँ पे मैं आगे की तरफ दिखा दे रहा हूँ, तो इसमें पूरा इसका आंसर की वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये पीडीएफ नोट्स वगैरह ये आंसर की तैयार किया गया ताकि पीडीएफ नोट्स वगैरह प्राप्त करके सभी चीजें आप अपने से सॉल्व कर पाए। पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका लिंक होगा, तो वहां पे आप क्लिक करके सीधे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। या कुछ भी आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे तो वहां पे इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त करके अपना याद वगैरह कर सकते हैं। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका 30 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ, आगे किस टॉपिक में आप क्लास चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।